हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू AGC अपर्णा GS क्लासेज। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ के प्रश्न हैं। आशा करते हैं कि आपको ये कंटेंट बहुत ही अच्छा लगेगा और आप जो भी एग्ज़ाम तैयारी करते हैं, जैसे यूपी टेट, सी टेट या स्टेट या जहाँ भी पर्यावरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। और शुरू से लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे अच्छे स्तर के प्रश्न देखने को मिलेंगे। इस चैनल की यही खासियत है कि आपको प्रश्न का लेवल बहुत ही अच्छा मिलेगा इसमें। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। हरित गृह प्रभाव का अर्थ है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना। दूसरा ऑप्शन है बढ़े हुए तापमान में सब्जियों तथा फूलों का उत्पादन। और तीसरा ऑप्शन है शीशे के मकानों में खाद्य फसलों का उत्पादन। और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कह रहा है हरित प्रभाव का जो अर्थ है वो वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2 है ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने दी थी? तो ऑप्शन है CC पार्क ने, JNN जेफर्स ने, जोसेफ फोरियर ने और यल जबलर ने। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों जोसेफ फोरियर ने। ऑप्शन नंबर 3 जोसेफ फोरियर ने। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना जोसेफ फोरियर ने दिया था। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, ऑक्सीजन के कारण या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ऑप्शन नंबर 3 का राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 4 है निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? पहला ऑप्शन देखते हैं अमोनिया तथा ओजोन। दूसरा ऑप्शन कार्बन मोनोऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड। तीसरा कार्बन टेट्राक्लोराइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड। चौथा कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन। तो प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन। ऑप्शन नंबर 4 कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन। पूछा है क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन, ये दोनों मिलकर के ग्रीन हाउस गैस समूह में योगदान देते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक हरित गृह प्रभाव उत्पन्न करती है? इसका ऑप्शन है, चलिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक हरित गृह प्रभाव उत्पन्न करती है? तो इसका ऑप्शन देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन मीथेन और तीसरा ऑप्शन है ओजोन, चौथा है जलवाष्प। तो इसमें पूछा है कि कौन सा प्राकृतिक रूप से सर्वाधिक हरित गृह प्रभाव उत्पन्न करती है। ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक रूप से बोला है, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कृत्रिम भी शामिल रहती है, इसमें मानव हस्तक्षेप भी रहता है। और मीथेन ये उतना होगा नहीं। ओजोन, तो राइट आंसर होगा हमारे यहाँ पे जलवाष्प। ऑप्शन नंबर 4 जलवाष्प। जलवाष्प में प्राकृतिक एकदम 100% प्राकृतिक रूप से इसमें रहता है, इसमें मानव का प्रत्यक्ष रूप से कोई योगदान नहीं रहता है, इसलिए इसमें सर्वाधिक हरित गृह प्रभाव प्राकृतिक रूप से उत्पन्न करने वाला जलवाष्प हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक तापन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी है ग्लोबल वार्मिंग के लिए? इसमें ऑप्शन देखेंगे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, उपर्युक्त सभी। तो इसमें सभी होंगे, उपर्युक्त सभी।
इसमें मीथेन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है और जलवाष्प भी है। तीनों गैसें ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। इनमें से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? CH4, जलवाष्प, SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और N2O। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका SO2, सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो हरित गृह गैस नहीं है। ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न नंबर 8। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा से वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन देखते हैं, वायु में उपस्थित जलवाष्प को अवशोषित कर उसकी ऊष्मा को संचित करती है, सौर विकिरण के परावैंगनी अंश को अवशोषित करती है, संपूर्ण सौर विकिरण को अवशोषित करती है, या सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करती है। तो इसका राइट आंसर होगा, देखेंगे, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा से वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करती है। ऑप्शन नंबर 4। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करती है। प्रश्न नंबर 9। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक गैस पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? तो ऑप्शन देखते हैं, ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन ओजोन, तीसरा ऑप्शन नाइट्रोजन और चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इनमें से पूछ रहा है कौन सी गैस पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है। तो इसका राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर 4, कार्बन डाइऑक्साइड। ये देखेंगे, मनुष्य के लिए हानिकारक और पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लाभदायक भी होता है। तो इस प्रकार ये पृथ्वी पर जीवन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड हानिकारक और लाभदायक दोनों होते हैं। जो पौधों के लिए लाभदायक होते हैं और मनुष्य के लिए और जो जीव जगत हैं उन सब के लिए भी हानिकारक भी होता है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन से जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक हैं? जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक निम्नलिखित, तो इसमें ऑप्शन देखेंगे, जीवाश्म ईंधन का अधिकाधिक प्रज्वलन, दूसरा देखेंगे तेल चालित स्वचलितों की संख्या विस्फोट, और तीसरा देखेंगे सौर धधक में वृद्धि, और चौथा देखेंगे अत्यधिक वनोन्मूलन। तो इसमें कूट दिए गए होंगे, नीचे दिए गए कूट द्वारा सही उत्तर चुनिए। तो प्रश्न नंबर 10 का हो जाएगा, देखते हैं ऑप्शन में, जीवाश्म ईंधन का अधिकाधिक प्रज्वलन, ये तो सही है। तेल 40 स्वचालितों की संख्या विस्फोट, ये भी सही है। और सौर धधक में वृद्धि, अत्यधिक वनोन्मूलन, तो सौर धधक में वृद्धि इसके अंतर्गत नहीं आएगा, अत्यधिक वनोन्मूलन इसके अंतर्गत आ सकता है। तो आएगा, आता ही है, क्योंकि वनोन्मूलन, वनों का कम होना, वो जलवायु के लिए, जलवायु परिवर्तन में बहुत ही प्रमुख कारक माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। तो इसका देखेंगे कूट में कि 1, 2 और 4, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, 1, 2 और 4। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किसे वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है? तो इसमें देखेंगे 0.02%, यानी कि देखिए, अगर कार्बन की मात्रा वायुमंडल में पूछना हो तो इसका एक और प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है। सिर्फ ऐसे नहीं डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि वायुमंडल में कार्बन की मात्रा बताइए। तो ऐसे भी प्रश्न उठ सकता है कि निम्नलिखित में से किसे वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा 0.03%। 0.03%। प्रश्न नंबर 12। धान के खेतों से उत्पन्न होने वाली गैस जो कि वैश्विक तापक्रम में वृद्धि से संबद्ध है, वह है? तो इसमें देखेंगे क्लोरीन, दूसरा ऑप्शन मीथेन, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीथेन। धान के खेतों से उत्पन्न होता है मीथेन। ऑप्शन नंबर 2, मीथेन।
ऑप्शन नंबर 2 सही है। मीथेन, जो धान के खेत से उत्पन्न होने वाली गैस है वो है मीथेन। प्रश्न नंबर 13, मीथेन निम्न में से किससे निकलती है या उत्सर्जित होती है? ऑप्शन देखेंगे, केवल धान के खेतों से, केवल दीमक की बाम्बी से, एक और दो दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये दोनों सही है। धान के खेतों से भी और दीमक की बाम्बी से भी, इन दोनों से मीथेन गैस उत्सर्जित होती है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3, एक और दो दोनों। जुगाली करने वाले पशुओं से जिस ग्रीन हाउस गैस का निस्सरण होता है वह है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CFC, नाइट्रस ऑक्साइड। तो जुगाली करने वाले पशु जो हमेशा मुंह चलाते रहते हैं तो उनके मुंह के पास कभी जाकर देखिएगा तो मीथेन गैस निकलता है। तो उनमें से ऑप्शन आपका सही होगा ऑप्शन नंबर 2, मीथेन। चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। भूमंडलीय उष्णता के परिणाम स्वरूप ऑप्शन देखते हैं क्या क्या होता है। सार्वभौमिक संपर्क बेहतर गए, हिमनद पिघलने लगे, समय से पूर्व आम में बैर आने लगा, स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ा। इसके कूट देखते हैं। केवल 1, 2 और 3, केवल 2, 3 और 4, केवल 1, 2 और 4, केवल 1, 3 और 4। तो इसमें चलते हैं हम लोग। तो भूमंडलीय उष्णता के परिणाम स्वरूप क्या होता है? तो सार्वभौमिक संपर्क बेहतर गए, तो सार्वभौमिक संपर्क बेहतर गए। आगे हिमनद पिघलने लगे, जी हिमनद पिघलने लगे, ये सही है आपका। समय से पूर्व आम में बैर लग जाना, ये भी सही है। और स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ना, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2, 3 और 4 सही है। तो इसमें चलते हैं हम लोग इसके कूट पर। ऑप्शन नंबर 2, 3 और 4, तो इसमें राइट आंसर होगा केवल 2, 3 और 4। जैसा कि आपने पीछे देखा अभी, तो ऑप्शन इसका सही होगा केवल 2, 3 और 4। पहला इसका गलत है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिक तंत्र है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा? इसका ऑप्शन देखते हैं। आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड की हिम चादर, दूसरा अमेजन वर्षावन, तीसरा टैगा और चौथा है भारतीय मानसून। इसमें क्या सही होगा दोस्तों? आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड की हिम चादर, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड की हिम चादर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा तापमान पिछले शताब्दी में पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि प्रदर्शित करता है? 0.6 डिग्री सेल्सियस, 0.9 डिग्री सेल्सियस, 0.7 डिग्री सेल्सियस और चौथा 0.8 डिग्री सेल्सियस। पूछ रहा है कौन सा तापमान पिछले शताब्दी में पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि प्रदर्शित करता है? तो वो है 0.7 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा 0.7 डिग्री सेल्सियस। तो आगे चलते हैं हम प्रश्न नंबर 18 की तरफ। यदि किसी महासागर का पादप प्लवक किसी कारण से पूर्णतया नष्ट हो जाए तो इसका क्या प्रभाव होगा? तो ऑप्शन देखते हैं। कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन 2 देखते हैं। महासागर की खाद्य श्रृंखला पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। और ऑप्शन 3 देखते हैं। महासागर का जल घनत्व प्रबल रूप से घट जाएगा। तो इसमें देखेंगे तीसरा ऑप्शन देखेंगे, महासागर का जल घनत्व प्रबल रूप से घट जाएगा। तो इसका कोई मतलब नहीं बनता, महासागर का जल घनत्व तो नहीं घटेगा। ऑप्शन हमारा 1 और 2 सही हो जाएगा। कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, महासागर की खाद्य श्रृंखला पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केवल 1 और 2, केवल 1 और 2। चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा वैश्विक कार्बन उत्सर्जक है? संयुक्त राज्य अमेरिका, चाइना, भारत या यूनियन संघ? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा वैश्विक कार्बन उत्सर्जक है? तो चाइना।
चाइना ही सबसे बड़ा वैश्विक कार्बन उत्सर्जक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से किसे कार्बन निगेटिव देश के रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन देखेंगे। कार्बन निगेटिव देश अफगानिस्तान, बहरीन, भूटान या नेपाल। तो ऑप्शन बताएंगे आप, क्या सही होगा? अफगानिस्तान, बहरीन, भूटान या नेपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूटान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भूटान। भूटान को कार्बन निगेटिव देश के रूप में भी जाना जाता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 21 की तरफ। मानव की कौन सी क्रिया जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होती है? मानव की कौन सी क्रिया जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होती है? ऑप्शन देखेंगे। मत्स्य उद्योग, खनन, निर्माण या कृषि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि। इसका राइट आंसर होगा कृषि, ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं अगले प्रश्न पर। मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, यह पहल किसके द्वारा परिवर्तित की गई है? प्रश्न नंबर 22, मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, यह पहल किसके द्वारा परिवर्तित की गई है? तो इसका देखेंगे। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल द्वारा, या यूनेप द्वारा, यूनेप सचिवालय द्वारा, या UNFCCC सचिवालय के द्वारा, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, UNFCCC सचिवालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरित जलवायु कोष ग्रीन क्लाइमेट फंड के लिए सही नहीं है? तो इसमें चलते हैं। पहला देखेंगे, इसकी स्थापना डरबन में आयोजित जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में हुई थी। यह विकासशील देशों में कार्यक्रमों तथा नीतियों का समर्थन करेगा। और सी ऑप्शन है, विकसित देश इसके लिए कोष प्रदान करेंगे। और चौथा ऑप्शन है, यह कोष 2014 से कार्य करना प्रारंभ करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसकी स्थापना डरबन में आयोजित जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरित जलवायु कोष के लिए सही नहीं है? तो इसकी स्थापना डरबन में नहीं हुई थी, यही पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अर्थ आवर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अर्थ आवर, तो प्रश्न नंबर 24 में देखेंगे, यह UNEP तथा यूनेस्को का संयुक्त प्रयास है। यह एक आंदोलन है जिसमें प्रतिभागी प्रतिवर्ष एक निश्चित दिन 1 घंटे के लिए बिजली बंद कर देते हैं। और तीसरा ऑप्शन है, यह जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता लाने वाला आंदोलन है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें देखेंगे, अर्थ आवर के बारे में, यह UNEP तथा यूनेस्को का संयुक्त प्रयास नहीं है, ये पहला हमारा गलत हो जाएगा। और बाकी जो 2 ऑप्शन है, यह एक आंदोलन है जिसमें प्रतिभागी प्रतिवर्ष एक निश्चित दिन 1 घंटे के लिए बिजली बंद कर देते हैं। और हमारा तीसरा जो है ऑप्शन, यह जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता लाने वाला आंदोलन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2 और 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2 और 3। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न, क्योटो प्रोटोकॉल निम्न से संबंधित है। तो ऑप्शन देखेंगे, वायु प्रदूषण से, या ग्रीन हाउस गैस से, या जलवायु परिवर्तन से, या जल प्रदूषण से। तो क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है आप बताएंगे ज़रा। तो क्योटो प्रोटोकॉल हमारा जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन से हमारा सही है, क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। प्रश्न नंबर 26 की तरफ चलते हैं।
कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 उत्सर्जन एवं भूमंडलीय तापन के संदर्भ में उस बाजार संचालित युक्ति का क्या नाम है जो विकासशील देशों को विकसित देशों से निधियां प्रोत्साहन उपलब्ध कराती है तथा वह अच्छी प्रौद्योगिकियां अपनाकर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम कर सके। तो इसका क्या ऑप्शन होगा, देखते हैं। कार्बन फुटप्रिंट, कार्बन क्रेडिट रेटिंग, उत्सर्जन निम्नीकरण मानक और स्वच्छ विकास युक्ति। इसका राइट आंसर क्या होगा, स्वच्छ विकास युक्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वच्छ विकास युक्ति, ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 27 की तरफ देखते हैं। निम्न में से कौन सा कार्बन का प्राकृतिक सिंक नहीं है, कार्बन का प्राकृतिक सिंक नहीं है। इसमें समुद्र देखेंगे, वन, मृदा या विघटित तेल भंडार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विघटित तेल भंडार, ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा, विघटित तेल भंडार। प्रश्न नंबर 28, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, जैव सुरक्षा समझौता से, प्रदूषण से या ओजोन क्षरण से या जलवायु परिवर्तन से। तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध जैव सुरक्षा समझौता से है, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, जैव सुरक्षा समझौता से। चलते हैं प्रश्न नंबर 29 की तरफ। दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो ऐसा कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो आप कमेंट जरूर करके बताएं कि कंटेंट में और कितनी अच्छी प्योरिटी लाई जा सकती है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 29 की तरफ। मानव गतिविधियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष आलम्बन प्रदान करने में उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा को कहते हैं। तो देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड सूचकांक, कार्बन पदचिह्न, कार्बन पृथक्करण या कार्बन और शोषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन पदचिह्न, दूसरा राइट आंसर हो जाएगा इसका कार्बन पदचिह्न। चलते हैं अगले प्रश्न पर। बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप का प्रबंध निम्नलिखित में से कौन करता है। इसका ऑप्शन देखेंगे, एशियाई विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जिसको यूनेप भी बोलते हैं, या विश्व बैंक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विश्व बैंक, इसका राइट आंसर होगा विश्व बैंक, ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 31 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला देश है जिसने भूमंडलीय तापन के प्रतिकरण के लिए कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा, कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा। तो इसके ऑप्शन देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान या न्यूजीलैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने भूमंडलीय तापन के प्रतिकरण के लिए कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा। प्रश्न नंबर 32 की तरफ चलते हैं। न्यूजीलैंड में से निम्नलिखित में से किस देश ने ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी करने हेतु 2019 में कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की है। इसका ऑप्शन देखते हैं, थाईलैंड, चाइना, सिंगापुर या मलेशिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर, इसका राइट आंसर होगा सिंगापुर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार की जलवायु कार्य योजना क्लाइमेट एक्शन प्लान की 8 मिशनों में से सम्मिलित नहीं है। 8 मिशन है क्लाइमेट प्लान एक्शन के, और इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है। सौर शक्ति, दूसरा ऑप्शन आणविक ऊर्जा, और तीसरा ऑप्शन देखेंगे अपशिष्ट से ऊर्जा निर्माण वन रोपण, चौथा है वन रोपण। तो इसमें देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। आप सब क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार की जलवायु कार्य योजना क्लाइमेट एक्शन प्लान के 8 मिशनों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया गया है। तो वो है आपका आणविक ऊर्जा। आणविक ऊर्जा 8 मिशनों में सम्मिलित नहीं है। चलते हैं प्रश्न नंबर 34 की तरफ।
जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब प्रारंभ की गई थी? जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो इसमें देखेंगे वर्ष 2000 में या 2008 में या 2012 में या 2015 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2008 में। ऑप्शन नंबर बी वर्ष 2008 इसका राइट आंसर है, वर्ष 2008। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सी गैस से वैश्विक तापन में योगदान देती है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस से वैश्विक तापन में योगदान देती है? इसका देखेंगे जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और उपर्युक्त सभी। तो ग्रीन हाउस गैस यानी कि वैश्विक तापन में योगदान इनमें से सभी देती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से सभी, उपर्युक्त में सभी, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसें जलवाष्प भी है और नाइट्रस ऑक्साइड भी है और मीथेन भी है, इसलिए क्या हो जाएगा उपर्युक्त सभी हो जाएंगे इसमें। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से किसकी वैश्विक तापन क्षमता सर्वाधिक है? वैश्विक तापन क्षमता सर्वाधिक है। तो इसमें देखेंगे CO2, CH4 यानी कि मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O और SF6 इसमें इसका राइट आंसर होगा वैश्विक तापन में तापन क्षमता सर्वाधिक है SF6 की। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा SF6। निम्न में से कौन जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? तो खगोलीय सिद्धांतों से कौन संबंधित नहीं है? इसमें देखेंगे पृथ्वी का अंडाकार कक्षीय मार्ग, पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की तिर्यकता, विषुव आयन जिसको पृथ्वी की सूर्य से अपसौर या उपसौर की स्थिति बोलते हैं, और चौथा है सौर विकिरण ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सौर विकिरण ऊर्जा, चौथा। तो आशा करते हैं दोस्तों आज के कंटेंट आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और इसको शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ कल। तब तक के लिए धन्यवाद।